श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th है ना, सब्जेक्ट साइंस। ये जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुण वाले, है ना। फिर है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक प्रक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, है ना। अभिकारक और उत्पाद दो होता है, ठीक है। जब रासायनिक प्रक्रिया में उसे गुजरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो क्या बनता है, एक प्रकार से उत्पाद बनता है। देखिए उदाहरण में भोजन का पाचन, श्वसन, ठीक है, एक प्रकार से यह भोजन का पाचन क्या, जब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो पाचन होने का जो प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है, और जो पाचन होने के बाद जो हमारा ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में वो निकलता है, तो क्या हो, उत्पाद के रूप में निकलता है, ठीक है। फिर है भोजन का पाचन तो हो गया है। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसे जंग लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोहा को पेंट करना चाहिए। मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। दही जब बन जाता है तो दही से हम लोग उसको वापस दूध में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स आप सबको बोला जा रहा है कि आप लोग अपने परीक्षा के लिए जो 2026 में जो आप लोग एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पर विशेष ध्यान दीजिए। और जो टिप्स दिए हैं आपका जो बैक वीडियो में जो डाले हैं, श्रुति ट्यूटोरियल करके वीडियो है, उसमें सब सर्च मार के देखिए, उसमें बहुत अच्छा से आपको समझाया गया है, ठीक है। देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण में क्या है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, है ना। फिर देखिए आगे है आपका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ठीक है। देखिए यहाँ रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, इसमें देखिए समीकरण शब्द में जिंक है ना, Zn जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक बोले तो H2SO4, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ये उत्पाद के रूप में हो जाता है, यह अभिकारक है। यानी जब हम दूध को किसी भी प्रक्रिया से दूध को छोड़ दें और वो प्रक्रिया होकर रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है, उस समय वो क्या है, अभिकारक के रूप में है, वो कारक बन रहा है। लेकिन जब बन के नया दूध से दही बन जाता है तो एक उत्पाद का रूप लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से सभी समीकरणों में होता है ना। फिर देखिए आप लोग रासायनिक समीकरण क्या है भाई, तो देखिए रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, है ना। फिर देखिए अरे यार किस तरह से गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है ना। किसको दर्शाया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, प्रेशर वगैरह, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और नहीं विनाश, है ना, न तो इसका निर्माण होता है ना विनाश होता है। फिर देखिए बाबू लोग आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध अगर हम देखेंगे तो संतुलित करना है ना, हिट एंड ट्रेल मेथड, ठीक है। देखिए चरण 1 में है
रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। देखिए ये आपका इसको बोलते हैं ये अभिकारक, और जो ये बन के आता है ये क्या हो जाता है बाबू, उत्पादक। तो देखिए ये है Fe यानी फेरिक ऑक्साइड, H2O जल, है ना। ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। ये दोनों ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये उत्पाद, ये अभिक्रिया करता है तब जा करके ये उत्पाद बनता है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर परिवर्तन नहीं करना है। संतुलित का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए बायां हाथ बराबर दायां हाथ। संतुलित में क्या होता है कि जो आपका तत्व दिया गया है ना, वो दोनों ओर से बराबर है कि नहीं है, वो देखना है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। देखिए यहाँ देखिए फेरिक ऑक्साइड का परमाणु यहाँ एक दिया हुआ है, उत्पाद परमाणु की संख्या कितने भाई, 3 है। हाइड्रोजन का देखिए 2, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का 1, यहाँ 4 है। तो देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पादक की साइड अनुचित गुणांक लगाकर ये संतुलित कीजिए। देखिए ये फेरिक ऑक्साइड है, ये जल है H2O, ये फेरिक ऑक्साइड है ना, ये फेरिक, ये है H2 है ना हाइड्रोजन। तो देखिए इसमें 4 लगा हुआ है, इसका अणु संख्या कितना है बाबू, परमाणु 4 से किया गया है, जो इसके साथ मेल खा रहा है, यहाँ 4 है ना। फिर देखिए आपको अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। देखिए ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड, द्रव है ये लिक्विड है, ये गैसीय अवस्था, गैस में जलीय विलयन यानी एक्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये देखिए फेरिक ऑक्साइड क्या है, ये है सॉलिड है, फिर है H2O, ये क्या है ग्राम में, यानी ग्राम में ये आपका तरल पदार्थ लिक्विड में है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, और ये H2O हाइड्रोजन। तो कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के नीचे ऊपर रख सकते हैं, ये तो आप लोग को बताए हैं। तो देखिए बहुत अच्छा दिया है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है वो क्या होता है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छिपी, इस तरह से अभिक्रियाएं हैं। तो हम लोग देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने की ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं ना। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व हैं, कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। हम लोग देखेंगे यौगिक क्या है भाई। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मिश्रण समझते हैं ना, मिश्रण जैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को मिला देते हैं और उसमें वो मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। या फिर घुलनशील पदार्थ जैसे क्या बोलते हैं, घुलन और घुलायक। कहने का मतलब जल में नमक को हम घोल बनाते हैं, जल में नमक को डाल देंगे, या फिर चीनी और पानी को हम शरबत बनाएंगे तो वो घुल जाता है। उसी प्रकार से तत्वों में होता है, यानी एक से अधिक तत्वों का मिल करके वो क्या बनता है बाबू, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है। यौगिक को थोड़ा सा समझिए आप लोग, ये क है ना, थोड़ा सा यहाँ ठीक से नहीं लिखा था है तो आप समझ सकते हैं। देखिए यौगिक में क्या है, मान लीजिए कि H2O है आपका, H2O है, H2O, इसमें देखिए H है ना, 2 प्लस है, यानी H2O यानी H2 प्लस O, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ है और ये हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बना है, ये क्या बना, जल बनता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 2 पदार्थ मिला हुआ है, तो इस तरह से 2 तत्व मिलता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है। आयन, आयन तो 2 प्रकार से होता है, आप लोग जानते हैं, एक होता है ऋण आयन, एक होता है धन आयन, यानी प्लस और माइनस, है ना। तो देखिए सोडियम, देखिए सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट, ये है आपका सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट यानी BSO4 के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं ना। देखिए अपचयन एवं, देखो अपचयन एवं अपचयन, देखो अपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में अपचयन उपचयन लिखना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन
का ह्रास होता है। उपचयन में क्या होता है बाबू, सॉरी थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था। उपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन। और अपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी हाइड्रोजन का नाश होता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। अब देखिए CO है ना, C+O2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर है कॉपर Cu+O2 कॉपर ऑक्साइड बन रहा है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो ध्यान देते रहिए। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, इसको हीट माने गर्म किया जाता है तब जानकर बनता है कॉपर प्लस और जल आपका। अब अपचयन को देखेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी जिसमें ऑक्सीजन का नाश हो वो अपचयन होता है, अपचयन, है ना। फिर देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों रहे हैं। इसे रेकॉर्ड्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव से क्या प्रभाव होता है, देखिए उपचयन से संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता का मतलब नमी, जब कोई धातु आर्द्रता यानी अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो वो संक्षारित हो जाता है ना। अपचयन में होता है, क्या होता है, धातु मान लीजिए आप कहीं रख दीजिए और उस धातु में अम्ल का प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, क्या होता है आर्द्रता में, उसको नमी के जगह में रख दीजिए तो उसका क्या होता है, कलर डिसकलर में बदलने लगता है ना। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। देखिएगा आप लोग, महिलाएं लोग पहनती है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, चांदी का कोई भी सामान पहनती है, देखिए कि जो थोड़ा सा डुप्लीकेट टाइप का रहता है या फिर अच्छा भी चांदी हो फिर भी वो अगर उस तरह से बराबर नमी में रहता होगा तो वो क्या होता है, डिसकलर होने लगता है ना। फिर उसको मंजन करके उसको फ्रेश कर दिया जाता है ना। फिर देखिए विकृत गंधिता रोकने के उपाय। विकृत गंधिता मतलब गंध, देखिए प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा है ना शीतलन द्वारा, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। सभी को थैंक यू, आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए ठीक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।